अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में अपन भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। तो भौतिक प्रदेशों में हमने 3 भौतिक प्रदेशों को डिस्कस कर लिया था। 3 कौन कौन से? पहला हाड़ौती का पठार, दूसरा पूर्व का मैदानी भाग, और तीसरा अरावली पर्वतमाला। अब चौथा भौतिक प्रदेश और लास्ट भौतिक प्रदेश अपन पढ़ रहे हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भौतिक प्रदेश के पढ़ते ही अपन पहले किसी भी भौतिक प्रदेश को शुरू करते हैं तो उसमें अपन 4 पॉइंट डिस्कस करते हैं: उत्पत्ति, उसका विस्तार, उसकी विशेषता और उसकी वर्गीकरण। ये 4 पॉइंट देखते हैं। तो 4 पॉइंट में अपन थार के मरुस्थल की उत्पत्ति की बात करें। थार के मरुस्थल की उत्पत्ति की बात की जाए तो थार के मरुस्थल की उत्पत्ति नतुन महाकल्प, जो चतुर्थ महाकल्प था, उसके जो उसका प्लीस्टोसीन काल था उसके अंदर हुआ है। मतलब बोले तो अपन ने पृथ्वी के कालखंड को 5 महाकल्पों में बांटा है। तो 5 महाकल्पों में जो सबसे नया महाकल्प है, जो सबसे लास्ट में महाकल्प आया था, वो चतुर्थ महाकल्प था। उस चतुर्थ महाकल्प के जो आगे कल्प देखे थे या काल देखे थे तो उसके प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। ठीक है, ये सबसे नया भौतिक प्रदेश है। क्यों? अपन ने ये देखा था कि चतुर्थ महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल में तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र की उत्पत्ति भी हुई है, लेकिन उसके बाद में इसकी हुई है। तो सबसे नया भौतिक प्रदेश पूछ ले तो वो होगा थार का मरुस्थल। तो अपन देख लेते हैं। नतुन महाकल्प, इसी का नाम है चतुर्थ महाकल्प। ठीक है, नतुन महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल में, और किस प्रकार हुई है? क्योंकि जब माना जाता है कि पहले जिस जगह थार का मरुस्थल है उस जगह पहले 33 सागर हुआ करता था, और वो 33 सागर तो क्या हुआ, पीछे हट गया, और 33 सागर तो वहाँ खत्म हो गया। जो वहाँ का मिट्टी था ना, वो थार के मरुस्थल में तब्दील हो गया। तो यही बात कही गई है कि नतुन महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल में 33 सागर के अवशेष के रूप में, 33 सागर के अवशेष के रूप में थार के मरुस्थल की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, तो थार की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ 1-2 वैज्ञानिकों के कुछ कथन है, कुछ थ्योरी है, उनको डिस्कस करते हैं अपन। पहले है सर सिरिल फोक्स। सर सिरिल फोक्स, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बोला था कि जो अपने 4 महाकल्प बांटे थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 कर्म, ये आद्य पुराजीवी महाकल्प था, ये पुराजीवी महाकल्प, और ये था मध्यजीवी महाकल्प, और ये था तृतीयक महाकल्प, और ये था चतुर्थ महाकल्प। ये था पूरा प्राथमिक महाकल्प, ये था प्राथमिक महाकल्प, ये था द्वितीयक महाकल्प, हिंदी में बात की जाए तो ये तृतीयक महाकल्प, ये चतुर्थ महाकल्प। तो सर सिरिल फोक्स के जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी उसमें क्या बोला था कि जब तृतीयक महाकल्प था तो जो यहाँ पे आज थार का मरुस्थल बना हुआ है उस जगह 33 सागर था, और उस 33 सागर के नीचे थार का मरुस्थल था। तृतीयक महाकल्प में जो 33 सागर के नीचे क्या था, थार का मरुस्थल था, और 33 सागर के नीचे थार का मरुस्थल था। बाद में चतुर्थ महाकल्प के अंदर ऐसा क्या हुआ कि चतुर्थ महाकल्प आते आते इसमें थार के जो 33 सागर था वो समुद्र अपना पीछे हट गया और समुद्र सूख गया। समुद्र सूखने का कारण था मानवीय क्रियाकलाप, अतिचारण, वनोन्मूलन, मृदा एवं जल का अनुशोषित प्रबंध, यानी यहाँ अपने इंसानों की उत्पत्ति हो चुकी थी। उस समय जब इंसानों की उत्पत्ति हो चुकी थी तब की बात है जब ये अपना समुद्र सूख गया और समुद्र की जगह ये थार का मरुस्थल रह गया। ठीक है, इन्हीं सब कारणों से मरुस्थल का जन्म हुआ है। ये बात सर सिरिल फोक्स ने अपने को बताई है अपनी थ्योरी के अंदर। ये थ्योरी थी। अब एक बात और की जाए कि थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, इसके और कोई प्रमाण है क्या 33 सागर के अवशेष के? हाँ है।
एक बात सबसे पहले देखें कि जो खारे पानी की झील है वो सबसे ज़्यादा अपने मरुस्थल में है, तो खारे पानी की झील इस बात की इंडिकेट करती है कि ये कोई समुद्र का ही पानी बचा हुआ होगा, ठीक है, तो खारे पानी की। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कि अपन ये देख रहे हैं तृतीयक महाकल्प की जो चट्टानें हैं, तृतीयक को अंग्रेजी में कहते हैं टर्सरी कालीन या तृतीयक महाकल्प की जो चट्टानें हैं उनके अंदर जीवाश्म खनिज पाए गए हैं। जो थार के मरुस्थल के अंदर जो तृतीयक महाकल्प की चट्टानें हैं, क्योंकि तृतीयक महाकल्प तक तो ऊपर 33 सागर था, तो इसके अंदर जीव रहते होंगे, समुद्र के अंदर समुद्रीय जीव रहते हैं। उन जीवों को कहते हैं समुद्र तो सूख गया और वो जो जीव थे वो अंदर दफना गए, और अंदर दफनाने की वजह से वो जीवाश्म बन गए। तो यही कहते हैं कि पहला पॉइंट तो हो गया खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। दूसरा पॉइंट हो गया जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म खनिज, ईंधन नहीं खनिज, ये 2 पॉइंट हो गए। तो जीवाश्म खनिज भी इसी तरफ इंडिकेट करते हैं कि वो जब 33 सागर सूखा होगा तब जो वहाँ जो उसके समुद्र के अंदर जो जीव रहते थे वो अंदर दफनाए गए। तो इस वजह से यहाँ पे ये बात इस बात को प्रूव करती है कि ये 33 सागर का ही भाग है थार का मरुस्थल, पहले यहाँ 33 सागर ही था। अब जीवाश्म खनिज कौन कौन से मिलते हैं, जैसे पलाना क्षेत्र करपुड़ी क्षेत्र में लिग्नाइट कोयला मिलता है, बाड़मेर सांसौर बेसिन में पेट्रोलियम के भंडार हैं, शाहगढ़ सब बेसिन में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, ये सब अपने को होता है। और एक थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जैसलमेर का कुलदरा गांव है, उस कुलदरा गांव में व्हेल मछली कहाँ रहेगी, समुद्र में रहेगी। तो कुलदरा गांव में व्हेल मछली के भी प्रमाण मिले हैं। इस बात से अपन कह सकते हैं कि जो अपना थार का मरुस्थल है वो 33 सागर का ही भाग था, ठीक है। अब बात की जाए विश्व में मरुस्थल तो और भी बहुत है, जैसे सहारा का मरुस्थल है, जो अरब कंट्रीज़ है वो भी मरुस्थल यही है। तो जो कुछ लोग कहते हैं कि सहारा मरुस्थल का भाग है, ये अपना जो अफ्रीका से अपनी इंडिया वाली प्लेट टूट के अलग आई थी, तो कहते हैं कि ये जब सहारा मरुस्थल का ही भाग था, जुड़ा हुआ था, और बाद में टूट के अलग हो गए। पर ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि जब थार के मरुस्थल की और सहारा मरुस्थल की जो मिट्टी थी और वहाँ की वनस्पति थी उनकी खोज की गई, उनके बारे में अध्ययन किया गया, तो तब पता चला कि थार के मरुस्थल में माइकाशिस्ट चट्टानें, थार के मरुस्थल में तो माइकाशिस्ट चट्टानें मिलती है, ठीक है। पर थार के मरुस्थल में तो माइकाशिस्ट चट्टानें मिलती है, पर सहारा में माइकाशिस्ट चट्टानें नहीं मिलती, और थार में ये सब मिलती है। तो थार के मरुस्थल में माइकाशिस्ट चट्टानें पाई जाती है, पर सहारा में नहीं पाई जाती। पहला डिफरेंस तो ये हो गया, ये इन दोनों को अलग करते हैं। दूसरा पॉइंट ये गया जुरेसिक काल, जुरेसिक काल की वनस्पति। जुरेसिक काल कब था, क्या था, ये बताएं। तो देखा जाए तो जब अपने पृथ्वी की बात की जाए, द्वितीयक महाकल्प था। जब द्वितीयक महाकल्प था, उस महाकल्प को आगे 3 कल्पों में बांटा गया, ट्रियासिक काल, जुरेसिक काल और क्रीटेशियस काल। तो ट्रियासिक काल, जुरेसिक काल और क्रीटेशियस काल 3 में बांटा गया। तो उसमें जो जुरेसिक काल में थे, कहते हैं कि जो डायनासोर का भी विकास हुआ, घने जंगलों का विकास हुआ उस जुरेसिक काल में। तो उस जुरेसिक काल की जो वनस्पतियाँ थी वो अपने थार के मरुस्थल में मिलती है, लेकिन सहारा के मरुस्थल में वो सब नहीं मिलती। तो थार का मरुस्थल एक अकेला मरुस्थल है नहीं, थार का मरुस्थल भी किसी का भाग है, लेकिन थार का मरुस्थल है वो अपने जो ये एरिया है, ये देखते हैं, ये अफ्रीका, अरब कंट्रीज़, एशिया का, और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान का ये एरिया है, ये सारा मरुस्थलीय एरिया है। तो ये इस टोटल कंप्लीट इतने बड़े जो मरुस्थल एरिया है, इसका नाम है ग्रेट पैलियो आर्कटिक। ग्रेट पैलियो आर्कटिक जो इतना लंबा ये मरुस्थल है, इसका नाम है। तो थार का मरुस्थल भी इस पूरे मरुस्थल का ही भाग है, इसी मरुस्थल का ये पूर्वी भाग है, ठीक है। पश्चिम में तो ये हो गया अपने सहारा मरुस्थल। बाद में जो अरब देश है, अरब देश के जो मरुस्थल है उसे कबीर बोलते हैं। पाकिस्तान में जो मरुस्थल है उसे चेलिस्तान बोलते हैं। तो इसी तरीके से इसी मरुस्थल का भाग है कौन सा, थार का मरुस्थल। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं अपन कि जो थार का मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है।
तो थार का मरुस्थल इस टोटल ऑल ओवर जो वर्ल्ड का मरुस्थल है, उस पूरे मरुस्थल का जो पूर्वी भाग है ना, वो है थार का मरुस्थल। पाकिस्तान में इसे चेलिस्तान बोलते हैं, अरब कंट्रीज में इसे कबीर बोलते हैं, और उत्तरी जो अफ्रीका है उसके अंदर इसको सहारा मरुस्थल बोलते हैं। अब पहले पॉइंट देख ली, उत्पत्ति कैसे हुई थी थार के मरुस्थल की। अब दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं, थार के मरुस्थल की विस्तार कहाँ कहाँ है, किस प्रकार से। तो इसका विस्तार की बात की जाए तो विस्तार, ठीक है, तो विस्तार में बात की जाए तो थार का मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में, थार का मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित है, ठीक है। थार का मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में, ये एरिया अपने थार का मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ राजस्थान वाला ये एरिया, संपूर्ण राजस्थान थोड़ी है, राजस्थान का तो ये जो अरावली वाला भाग है, इससे इधर वाला पश्चिम वाला मरुस्थल है, तो ठीक है। तो थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन 4 राज्यों में फैला हुआ है थार का मरुस्थल। तो इसके विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार 4 राज्यों में है। पहला है राजस्थान, थार का मरुस्थल राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है पंजाब और चौथा है हरियाणा। इन 4 राज्यों में फैला हुआ है थार का मरुस्थल, ठीक है। तो थार का मरुस्थल राजस्थान में सर्वाधिक है, ये अपने को पता है, 58.68% राजस्थान के अंदर है। गुजरात के अंदर 12.58% है, सॉरी 85%, और जो पंजाब के अंदर 7.8% है, और जो हरियाणा है इसके अंदर सबसे कम 6.12% है जो थार का मरुस्थल है। वो थार का मरुस्थल पूरे भारत में 100% है, तो 100% का 58.68% राजस्थान में है, गुजरात में 12.85% है, पंजाब में 7.8% है और हरियाणा में 6.12% है। ये बात हो गई भारत के विशेष में। अब राजस्थान के विशेष संदर्भ में देखें तो जो राजस्थान के अंदर थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान में थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल है लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग है। एग्जैक्ट डाटा तो बात की जाए तो ये तो है 209042 वर्ग किलोमीटर, इतना है। पर अपने को ये अप्रोक्सीमेट याद रखना है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब इस क्षेत्रफल के अंदर विस्तार में यही देखते हैं अपन, उसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसके अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसका जनघनत्व है के हिसाब से कितने नंबर का भौतिक प्रदेश है वो। तो इसके अंदर जनसंख्या देखी जाए तो इस टोटल 2 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है। और इसमें प्रतिशत में देखें, इसका क्षेत्रफल प्रतिशत में देखें तो पूरे भारत का, अगर पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत है तो 61.11%। अगर राजस्थान का जो 3 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया है, 3,42,000, वो 100% है, तो उसमें से 61% तो अपना थार का मरुस्थल है, और 61% एरिया में 40% जनसंख्या निवास करती है। इसी तो कारण थार के मरुस्थल का जनघनत्व सबसे ज़्यादा कम है। तो इसी कारण जनघनत्व की दृष्टि से इसका नंबर आता है भौतिक प्रदेशों में चौथा, सबसे कम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश, ठीक है। अब बात की जाए तो थार का मरुस्थल भारत में किधर है, भारत में तो ये उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में। अब इसकी एक ऊंचाई का फैक्ट और देख लेते हैं कि ऊंचाई किस हिसाब से क्या है। तो थार के मरुस्थल की ऊंचाई, अब इसको एक थोड़ी समझने वाली बात है, ये जो राजस्थान का मैप है, ठीक है। अब ये राजस्थान के मैप पे इधर तो अपना हो गया राजस्थान, ये हो गया गुजरात और ये हो गया हरियाणा। तो राजस्थान ये अपनी अरावली हो गई, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। तो इसकी यहाँ से तो ऊंचाई ज़्यादा है, और धीरे धीरे गुजरात की तरफ, दक्षिण की तरफ आते हैं तो इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। तो इसकी उत्तर पश्चिम में ऊंचाई सर्वाधिक है, ऊंचाई उत्तर प्रदेश पश्चिम में 300 मीटर है, और इधर आते आते गुजरात की तरफ आते आते इसकी ऊंचाई 150 मीटर बचती है। तो इसकी ढाल दक्षिण की ओर है, ढाल दक्षिण की ओर है, किसकी, थार के मरुस्थल की। ये फैक्ट हैं जो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक फैक्ट और, इसमें कौन कौन से राज्य जिले आते हैं,
राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जो थार के मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं? तो इसके अंदर टोटल 12 ज़िले हैं। वो 12 कौन कौन से हैं याद होने चाहिए अपने को। पहला गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, चौथा बाड़मेर, पांचवा जालौर, छठा पाली, सातवां जोधपुर, आठवां नागौर, छठा चूरू, सातवां हनुमानगढ़, कौन सा हो गया, 10वां हो गया हनुमानगढ़, 11वां झुंझुनू और 12वां सीकर। ये 12 जिले ऐसे हैं जो थार के मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। अब देखें तो सबसे ज़्यादा थार का मरुस्थल किस जिले में फैला हुआ है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जिसके अंदर थार का मरुस्थल फैला हुआ है वो अपना है जैसलमेर। तो थार का मरुस्थल क्योंकि सबसे बड़ा जिला ही वही है और उसी के अंदर सबसे ज़्यादा थार का मरुस्थल फैला हुआ है। तो बात की जाए तो जैसलमेर के अंदर थार का मरुस्थल सर्वाधिक है क्योंकि सबसे बड़ा जिला यही है। और जो सबसे कम थार का मरुस्थल किस जिले में इन 12 में से? तो झुंझुनू के अंदर है। झुंझुनू के अंदर अरावली पर्वतीय प्रदेश ज़्यादा आ जाता है, तो झुंझुनू का थोड़ा सा भाग है वो ही इसी थार के मरुस्थल के अंदर आता है। तो सर्वाधिक विस्तार देखें तो इस थार के मरुस्थल का तो वो तो अपने सबसे बड़े ज़िले जैसलमेर में है। और न्यूनतम देखें, न्यूनतम विस्तार की बात की जाए तो वो तो अपने झुंझुनू में है। झुंझुनू में क्यों है कि झुंझुनू में सर्वाधिक जो झुंझुनू का क्षेत्रफल है वो अरावली के अंदर आ रहा है, तो थोड़ा सा ही क्षेत्रफल है जो इसके अंदर आता है। कुछ तथ्य फैक्ट और हैं जिन्हें अपन देख लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। अगर विश्व के संदर्भ में बात की जाए, विश्व के संदर्भ में बात की जाए तो थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां नंबर है, 17वां बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। एक उपोष्णता की मतलब गर्मी की दृष्टि से देखें तो गर्मी की दृष्टि देखें तो राजस्थान के जो थार का मरुस्थल है उसका नंबर 9वां आता है। और जैव विविधता की दृष्टि से देखें, यानी जैव विविधता कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी जिस एरिया में जितने प्रकार के जीव रहते हैं, जितने ज़्यादा प्रकार के जीव रहते हैं उसे जैव विविधता कहते हैं। तो इस जैव विविधता की दृष्टि से देखें तो इसका पहला स्थान आता है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में पहला स्थान इसी का आता है। अब भारत के संदर्भ में इसकी फैक्ट देखें तो भारत के संदर्भ में क्या फैक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ भारत के संदर्भ में देख लेते हैं, ठीक है। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के अंदर जो ऋतु चक्र होता है, भारत के अंदर जो ऋतु चक्र होता है, ऋतु चक्र कैसे अपने ऋतुएं बदलती है? तो ऋतु चक्र में जो मानसून की ऋतु आती है ना, उस मानसून ऋतु का यही कारण है पूरे भारत में मानसून ऋतु आने का, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा ऋतुएं हैं। तो उसमें जो मानसून ऋतु आती है ना, उसका कारण थार का मरुस्थल है। कैसे? थार के मरुस्थल में गर्मी सर्वाधिक पड़ती है गर्मियों के दिनों में। अब गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है तो जब ज़्यादा गर्मी होती है तो अपनी हवा हल्की हो जाती है, और जब हवा अपनी हल्की हो जाती है तो हवा हल्की हो जाती है तो पूरे भारत के अंदर दो जगह की मानसून आती है, एक तो अरब सागरीय और एक बंगाल की खाड़ी। तो जब अपने दक्षिण से भारत के अंदर मानसून एंटर करती है तब जो राजस्थान का जो थार का मरुस्थल होता है उसकी हवा हल्की हो जाती है, हल्की हवा का वायुदाब कम होता है, और हवाओं का हमेशा से खास रहता है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहती है। तब क्या होता है कि यहाँ वायुदाब ज़्यादा है क्योंकि ये हवाएं गीली है, आर्द्र है, और आर्द्र हवाओं का सूखी की तरफ निम्न वायुदाब के क्षेत्र की तरफ आकर्षित होती है और ये इनको पूरे भारत में आने के लिए प्रेरित करती है मानसूनी हवाओं को। इसलिए मान ऋतु चक्र को नियमित या मानसून को बुलाता है ये, ठीक है। तो अब थार के मरुस्थल का विस्तार हो गया। अब विशेषता देखते हैं, थार के मरुस्थल की विशेषता क्या है, ठीक है। तो बात की जाए विशेषता की तो एक विशेषता तो अपन ने ये देख ली कि ये भारत के अंदर जो मानसून है उसको नियमित करता है या बुलाता है या आकर्षित करता है। मानसून को नियमित करता है, किसको? मानसून को। पहला फैक्ट तो ये हो गया आपने। दूसरा, इसे वर्ल्ड पावर हाउस कहते हैं, वर्ल्ड का पावर हाउस कहते हैं, विश्व शक्ति ग्रह। इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि सबसे ज़्यादा परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के भंडार यहीं मिलते हैं। क्योंकि गैर परंपरागत में पवन ऊर्जा, क्योंकि राजस्थान में आंधियाँ सर्वाधिक जाती है, सौर ऊर्जा, यहाँ गर्मी का तो बस पूछो मत। और परंपरागत ऊर्जा संसाधन की बात की जाए तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के भी भंडार पूरे भारतवर्ष में यहीं मिलते हैं सर्वाधिक। तो
कोयला बहुत ज़्यादा निकलता है अपने राजस्थान से, थार के मरुस्थल से, ठीक है। तो ये बात है, इन दो वजह से इस थार के मरुस्थल को वर्ल्ड पावर हाउस कहते हैं। दो वजह देख ली, एक तो मानसून को नियमित करता है वर्ल्ड पावर हाउस, और एक इसे विश्व का धनी मरुस्थल कहते हैं। धनी मरुस्थल क्यों कहते हैं भाई? इसके अंदर खनिज संपदा सबसे ज़्यादा है, तो खनिज संपदा होगी। और यहाँ दो तरह की जलवायु है, एक तो अर्ध शुष्क और एक शुष्क। शुष्क जलवायु जैसलमेर वाला क्षेत्र, और अर्ध शुष्क वाला ये घग्गर प्रदेश और नागौरी प्रदेश, ये अर्ध शुष्क हो गया, ठीक है। अब राजस्थान में चट्टानों की बात की जाए तो अपन ने पढ़ा था कि ये तृतीयक महाकल्प में इसके ऊपर 33 सागर था। तृतीयक महाकल्प तक इसके नीचे जो चट्टानें जमी हुई थी, तो ट्रेसरी कालीन अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट, जो अपने सेडिमेंट्स रॉक होती है या अवसादी चट्टानें वो होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके जम जाती है। ये आग्नेय चट्टानें तो वो होती है जब वोल्केनो से बनती है, और सेडिमेंट्स चट्टानें या अवसादी चट्टानें वो होती है जो आंधी के साथ या पानी के साथ कहीं पे आके, क्योंकि समुद्र में तो पानी आके गिरता है तो पानी के साथ आके जम जाती है वो चट्टानें। तो वो जब किसी चीज़ के साथ बहकर आके एक जगह से दूसरी जगह जाकर जमती है तो उसे अवसादी चट्टानें कहते हैं। और तीसरी होती है कायांतरित या मेटामॉर्फिक रोग, वो होती है जब एक चट्टान पड़ी पड़ी उस जगह पे केमिकल या फिजिकल कोई एक्शन के द्वारा अपना रूप चेंज कर लेती है, उसे बोल देते हैं अपन कायांतरित चट्टानें। तो ये इसमें अवसादी चट्टानों की प्रधानता है इसके अंदर। तो चट्टानों में लिखेंगे अपन टर्सरी या तृतीयक, टर्सरी या तृतीयक काल की अवसादी चट्टानें। क्यों तृतीयक? क्योंकि तृतीयक काल में ही यहाँ पे 33 सागर था, तो 33 सागर के अंदर नदियाँ आके गिरी होगी और उनसे चट्टानें बनी होगी। अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। और खनिजों में तो अपने को पता ही है कि यहाँ पे जीवाश्म खनिज निकलते हैं। अब जीवाश्म खनिज क्या निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, इनको यहाँ नहीं पढ़ के अपन खनिज अलग से तो पढ़ेंगे, जियोग्राफी में अपना टॉपिक भी है, सिलेबस में भी है। तो उस टॉपिक में अपन जीवाश्म खनिज पढ़ लेंगे कि कौन सा खनिज कहाँ कहाँ निकलता है, ये सब अपन देख लेंगे। जैसे बाड़मेर और सांसौर बेसिन में अपना पेट्रोल निकलता है, सागर सब बेसिन में प्राकृतिक गैसें निकलती है, बीकानेर नागौर बेसिन में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस निकलती है, ठीक है। इस प्रकार अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसके अंदर निकलती है। एक अपने तो मालानी क्रम की चट्टानें अपन पढ़ते हैं ना, मालानी क्रम या दिल्ली क्रम। मालानी क्रम या दिल्ली क्रम, मालानी क्रम ये एक टेक्निकल वर्ड नाम है, इन चट्टानों को बोला गया है जो यहाँ चट्टान निकलते हैं। मालानी क्रम या देहली क्रम, या इनको अंग्रेजी में बोलते हैं रायलो क्रम। ये चट्टान पूछ ले, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो ये चट्टानों के नाम है। ये पाई जाती है अपने बाड़मेर और जो कि थार के मरुस्थल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब चट्टान पढ़ ली, अब इसकी आगे पूछते हैं मृदा, यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है। सब भौतिक प्रदेशों में अपन ने मिट्टी पढ़ी, इस भौतिक प्रदेश की कौन सी मिट्टी है तो यही पढ़ते हैं। तो इसके अंदर रेतीली बलुई मृदा है, रेतीली बलुई मृदा, रेतीली बलुई मृदा, सॉरी नाम नहीं है ये, एंटीसोल, रेतीली बलुई मृदा एंटीसोल, ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं। ये मृदा यहाँ पाई जाती है। रेतीली क्यों? क्योंकि पूरे थार के मरुस्थल में रेत ही रेत है, ये तो अपने को पता है। इसके अंदर आर्द्रता की दृष्टि से बात करें तो इसकी बारिश 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। क्यों होती है अपन ने देख लिया। जो अरावली है वो जल विभाजक का काम करती है, अरावली से इधर 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा और अरावली से पश्चिम की तरफ 50 सेंटीमीटर से कम। यहाँ पे वनस्पति किस प्रकार की होती है, वनस्पति में बात याद रखना है, मरुद्भिद वनस्पति। मरुद्भिद वनस्पति कौन सी होती है, वे वनस्पतियाँ जो मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। कौन कौन सी होती है उनमें जैसे नागफणी, आक, आक क्या होता है जो टूटते ही उसके अंदर दूध सा गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ निकलता है, खजूर, मरुस्थलीय घास। तो ये वनस्पति है तो वो निकलती है, मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, मरुद्भिद वनस्पति, ठीक है, मरुद्भिद वनस्पति। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जीरोफाइट्स। क्वेश्चन आ जाता है जीरोफाइट्स वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है, तो वो अपने थार के मरुस्थल में पाई जाती है। और कौन कौन सी हैं, नागफणी, नागफणी को ये भी याद रखना अंग्रेजी में कैक्टस कहते हैं, ठीक है। दूसरी हो गई आक, तीसरी हो गई खजूर और चौथी हो गई मरुस्थलीय घास, ठीक है। और इसकी मुख्य नदी लूणी नदी है और इसमें सिंचाई का साधन बात की जाए तो नहर है।
इसके अंदर सिंचाई सिर्फ और सिर्फ नहरों से होती है। सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, अब तो इसका आगे बाड़मेर तक विस्तार किया जा रहा है। तो इंदिरा गांधी नहर हो गई, गंग नहर जो गंगानगर में आती है, सिद्धमुखनौर परियोजना जो हनुमानगढ़ में आती है। इस तरीके की नहरें के माध्यम से भी यहाँ पे सिंचाई हो रही है। ठीक है, अब थार के मरुस्थल की कुछ शब्दावली है, वेरी इंपॉर्टेंट। शब्दावली से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आता है ना, लू क्या है, तो गंगानगर में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। ठीक है, जैसलमेर नहीं है, लू गंगानगर में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार, सबसे ज़्यादा राजस्थान पुलिस का तो फेवरेट पर्सन है। ठीक है, तो इसकी शब्दावली देखते हैं कि कुछ यहाँ के ही नाम है जो यहाँ वालों को ही समझ में आते हैं, बाहर वालों को नहीं आते। ठीक है, तो पहली है थड़ी। थड़ी क्या चीज़ है? थड़ी है थार के मरुस्थल का स्थानीय नाम। थार के मरुस्थल के यहाँ लोकल लोग इसे थड़ी के नाम से जानते हैं। और कुछ बड़े एग्जाम्पल में, कंपटीशन एग्जाम में, थड़ी जो लूणी बेसिन का उत्तरी भाग है, जो लूणी बेसिन का उत्तरी भाग है वो भी थड़ी कहलाता है। लेकिन थड़ी नॉर्मल पूछे तो अपने को थड़ी है थार के मरुस्थल का स्थानीय नाम। ठीक है, थार के मरुस्थल का स्थानीय नाम, मरुस्थल का स्थानीय नाम। ठीक है, दूसरा बात की जाए दोहरे। दोहरे तो यहाँ हर कोई जानता है, राजस्थान वाले दोहरे तो जानते ही हैं। जो रेत के टिल्ले या टिब्बे हैं उन्हें दोहरे होते हैं। लहरदार सतला करती जो रेतीली मृदा से बनी होती है। ठीक है, जानते हैं। तीसरे नंबर पे लू। लू जेठ के महीने में तो कहते हैं सबसे ज़्यादा चलती है। तो ठीक है, तो लू के अंदर कहें तो गंगानगर के अंदर, गंगानगर के अंदर गर्मी में चलने वाली, गर्मी में चलने वाली गर्म पवने या गर्म हवाएं, तो कहते हैं ना लू, प्याज खाने से लू नहीं लगती, तो वो वाली लू। ठीक है, अब 3 नंबर 4 नंबर पे आता है बम्बुड़िया। बम्बुड़िया तो गर्मियों में आता ही रहता है, वो चक्रवात सा बन के छोटा सा, उस कहते हैं ना उसकी चोटी भूत ने पकड़ रखी है, तो वो वाला है बम्बुड़िया। तो बम्बुड़िया क्या होता है? आकस्मिक आने वाला चक्रवात जो बिना कोई मौसम, बिना कोई अचानक प्रकट होता है और गोल 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 घूमते 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 घूमता उड़ जाता है। इसका कारण क्या होता है? कुछ विशेष जगह तापमान में अधिकता हो जाए। अब इस जगह तापमान में अधिकता हो गई तो यहाँ का वायु दाब क्या हो गया? कम हो गया, और यहाँ के आसपास का वायु दाब ज़्यादा है। तब यहाँ की पवन क्या होती है? एक गोल घेरे में लगने लग जाती है, और वो अपने साथ अपने कुछ मिट्टियाँ उठा लेती है, और उस मिट्टी से वो चक्रवात जैसा प्रतीत होता है, और उस चक्रवात की वजह से वो अपना वायु दाब बढ़ाने की कोशिश करता है, और उस चीज़ को अपन बोल देते हैं बम्बुड़िया। ठीक है, अब एक है मावट। मावट तो चने की फसल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। तो जो मावट है, कितने पॉइंट देख लिए अपने? 4 देख लिए शायद, है ना? 4। 5 नंबर पे है मावट। तो जो शीत ऋतु में अपने चनों पे, या जो रब्बी की फसल है, शीत ऋतु में जो रब्बी की फसल है, उस रब्बी की फसल के लिए जो बारिश होती है, उसमें रब्बी की फसल के लिए शीत ऋतु में होने वाली बारिश, होने वाली बरसात क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। रब्बी की फसल के लिए ये शीत ऋतु में होती किस प्रकार से है? भूमध्य सागर से हवाएं उठती है। अपने को ये तो पता है बारिश कैसे होती है? बारिश होती है हवाओं के माध्यम से। जो गर्म हवाएं हैं वो गर्मी पड़ने से समुद्र के अंदर से जो लहरें उठती है, और जो अपने साथ वाष्प बना के ऊपर उठ जाती है। तो यही होता है अपने सर्दियों में। क्या होते हैं? भूमध्य सागर से जो पानी की आर्द्र हवाएं उठती है और इधर राजस्थान की तरफ बढ़ सकती है, उन्हें जो भूमध्य सागर से हवाएं उठती है वो अपने भारत में पश्चिम की ओर से आती है। इस वजह से इसने पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। हिंदी के नाम भी बहुत तगड़े तगड़े, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये कहाँ से उठ के आती है? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा शीत ऋतु में रबी की फसल के लिए होने वाली बारिश को मावट कहते हैं। और मावट को गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। ड्रॉप्स मतलब बूंदी, गोल्डन मतलब सुनहरी, सुनहरी बूंद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं?
क्योंकि ये जो रबी की फसल होती है उसको जीवन दान दे के जाती है। रबी की पूरी फसल जो बरसात पे डिपेंड होती है, उस बिरानी क्षेत्र के अंदर जो मावट होती है, उसी मावट से ही फसल अपना जोर पकड़ती है, तो इसी वजह से इसे मावट बोल दिया। अगला पॉइंट है पुरवैया। पुरवैया से क्या तात्पर्य? ये है सामयिक पवन। सामयिक पवन से क्या तात्पर्य हो गया कि जब मानसून आती है ना, तो मानसून के साथ जो दक्षिण पश्चिम से जो मानसून ग्रीष्मकालीन ऋतु में आती है, तो उसके साथ कुछ हवाएं आती है, उस हवाओं को पुरवैया कहते हैं। और जो अपने पुराने पूर्वज होते थे, इन पुरवैयों को देख के बता देते थे कि अब मानसून आने वाली है। वो कोई अपना डिजिटल थोड़ी करते थे कुछ, उनका तो पुरवैया बताने का तरीका था। इन्हीं हवाओं को देख के बता देते थे कि अब मानसून आएगी, कब आएगी, लेट आएगी, जल्दी आएगी। तो यही तरीका था उनके जो पुरवैया। ये सामयिक पवन है, जो मानसून आती है उस मानसून के साथ आती है, और जो अपने राजस्थान में बारिश करती है और बंगाल की खाड़ी की मानसून बारिश करती है, उस बंगाल की खाड़ी के मानसून के साथ जो हवाएं आती है उन्हें क्या कहते हैं? पुरवैया कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी की मानसून के साथ आने वाली सामयिक पवन क्या कहलाते हैं? पुरवैया। ठीक है। और ये कहाँ से आती है बंगाल की खाड़ी वाली मानसून? बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर से आती है, और राजस्थान की 90% बारिश बंगाल की खाड़ी से, और 10% बारिश अरब सागरीय मानसून से होती है। और राजस्थान में जो कृषि की जाती है उसे मानसून का जुआ कहते हैं। ये भी अपने को याद रखना है। एक वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बहुत बार गलत हो जाता है वो है प्याला झील। प्याला झील क्या है? झील तो बहुत सुनी है, झील तो पानी जहाँ एकत्रित हो जाता है उसे प्याला झील बोल देते हैं। तो ये प्याला झील एक स्पेसिफिक प्रकार की झील हो गई। क्योंकि अपन जानते हैं थार के मरुस्थल के अंदर क्या पाए जाते हैं? दोहरे या टिब्बे, जिसे टिब्बों को ऐसे तौर पर नॉर्मली बालू का स्तूप भी बोल देते हैं। बालू मतलब रेत, का स्तूप मतलब टिब्बा। तो एक बालू का स्तूप ये है, दूसरा बालू का स्तूप ये है। इन दोनों के बीच में जब पानी भर जाता है, तो पानी भर जाता है, इन दो बालू के जो बालू के टिब्बे हैं, इन टिब्बों के बीच में जो पानी भर जाता है, उस पानी को निम्न भूमि क्षेत्र, ये पानी क्या अस्थायी, अपन पता है कि थार के मरुस्थल में कितना भी पानी डाल दो सारा का सारा जाना तो ज़मीन में ही है। लेकिन ये कुछ अस्थायी काल के लिए बारिश के मौसम में जब दो टिब्बों के बीच में पानी भर जाता है, इस पानी को एक झीलनुमा आकृति बन जाती है और उसे प्याला झील बोलते हैं। एक प्याला जैसी झील बन जाती है। प्याले की यही तो होती है, साइड तो ऊंची होती है, अंदर से गहराई होती है। इस गहराई की वजह से इसमें पानी भर जाए, इस पानी अस्थायी है, कुछ दिन बाद में तो ये पता है या तो ये इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, ये ज़मीन के अंदर चला जाएगा। इन दो कारणों में से कोई एक होगा, लेकिन ये कुछ समय के लिए रहती है, इसलिए इसका नाम है प्याला झील हो गया। अब थार के मरुस्थल के अपन ने पढ़ ली उत्पत्ति, उसका विस्तार और उसका विशेषता। अब पढ़ते हैं उसका वर्गीकरण, और ये अपने भौतिक प्रदेश का या थार के मरुस्थल दोनों का ही लास्ट टॉपिक है, तो इसका पढ़ते हैं वर्गीकरण। थार के मरुस्थल का वर्गीकरण। वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है, कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी इसमें। जो थार का मरुस्थल है, ये अपना थार का मरुस्थल हो गया। थार के मरुस्थल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला है हमादा, नाम है मरुस्थल का हमादा। मरुस्थल के एक तरीके से प्रकार बोल सकते हैं। ये मरुस्थल या तो हमादा मरुस्थल होगा, या रेग होगा, या इर्ग होगा। इर्ग हमादा, रेग और इर्ग। ये हमादा की क्या खासियत होती है? ये चट्टानी, वह पथरीला। ठीक है। मरुस्थल में जैसे पहाड़ी एरिया जो टच में है वो चट्टानी या पथरीला होगा, जहाँ पे और सारे लक्षण मरुस्थल वाले होंगे, लेकिन वहाँ की जो मिट्टी बालू की रेत नहीं होगी, वहाँ चट्टानी मिट्टी होगी, चट्टानें पाई जाएगी, उसे बोलते हैं हमादा। और जो मिश्रित मरुस्थल होगा, पहले इर्ग देख लेते हैं। इर्ग क्या? इर्ग मरुस्थल वो होता है जो संपूर्ण मरुस्थल या महान मरुस्थल, जिसमें बालू ही बालू होती है, संपूर्ण मरुस्थल हो, जिसमें चट्टान का नामो निशान नहीं हो, रेत ही रेत हो चारों तरफ, वो होता है इर्ग। और जो रेग होती है ना, रेग, वो इर्ग और हमादा का मिश्रित रूप होती है। रेग है ना, इर्ग और हमादा का मिश्रित रूप होती है। इसमें कुछ कुछ जगह पत्थर भी पड़े होंगे, साथ में बालू भी पड़ी होगी, बालू रेत पड़ी होगी। तो ये तो पाया जाता है जैसलमेर, बाड़मेर,
और जोधपुर में मिश्रित। तो क्यों? जहाँ जहाँ हमादा पाया जाएगा वहाँ वहाँ रेग पाई जाएगी, यानी जहाँ हमादा और रेग इर्ग है उनके बीच में रेग पाया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ है? हमादा। हमादे के 3 पॉइंट याद रखने हैं अपने को, ठीक है। एक त्रिभुज बनता है, इस त्रिभुज का नाम है पोखरण। पोखरण जैसलमेर में, फलोदी जोधपुर में और बालोतरा बाड़मेर में। ये जो बीच का एरिया है ये है हमादा। इस क्षेत्र में हमादा मरुस्थल पाया जाता है। और जो ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज को अपन सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कहते हैं, क्योंकि इसी क्षेत्र पर जो अपने सूर्य की किरणें हैं वो सबसे ज़्यादा लंबवत पड़ती है, खड़ी पड़ती है इस क्षेत्र पे। इस वजह से इस पे सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है। इसी को देखते हुए अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का विकास किया जा रहा है, वो इसी त्रिभुज के अंदर कहते हैं। इसे सौर त्रिभुज भी कहते हैं, सौर ट्राइंगल भी बोलते हैं, सोलर ट्राइंगल, ठीक है। और जो इसकी स्थापना कौन करा रहा है? अक्षय ऊर्जा निगम, और वो सेज की तरफ से की जा रही है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, इसके तरफ की जा रही है। रेग कहाँ है? जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर में, ठीक है। और जो जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर नागौर चूरू झुंझुनू में अपना इर्ग पड़ता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात की जाए एक मरुस्थल से संबंधित एक टर्म और आती है लघु मरुस्थल। एक टर्म आती है लघु मरुस्थल, क्योंकि मरुस्थल तो पढ़ रहे हैं अपन, तो लघु मरुस्थल। मरुस्थल तो लघु मरुस्थल क्या है? जो अपना गुजरात है, गुजरात के अंदर जो कच्छ का रन है, बीकानेर से लेके कच्छ के रन के बीच में जो एक क्षेत्र है उसको लघु मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि वो भी पथरीला क्षेत्र है, ठीक है। और पथरीले क्षेत्र को अपन हमादा मरुस्थल बोलते हैं। तो जो हमादा मरुस्थल जैसा क्षेत्र है, कहाँ से? बीकानेर से लेके और गुजरात में जो कच्छ है, कच्छ के रन तक जो क्षेत्र है उसे बोला गया। थार के मरुस्थल को नहीं बोल के उसके लघु मरुस्थल बोल दिया गया, उसके एक अलग टर्मिनोलॉजी दे दी गई, ठीक है। ये तो पढ़ा था अपन ने मरुस्थल होता कितने प्रकार का है। अब जो राजस्थान में मरुस्थल है उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? वर्गीकरण तो अलग तरीके से होगा, वर्गीकरण का तो आधार भी होगा उस तरह। मरुस्थल के तो प्रकार हैं कि कितने प्रकार के मरुस्थल हो सकते हैं। एक तो हमादा मरुस्थल हो सकता है, एक रेग हो सकता है और एक इर्ग हो सकता है। ये मरुस्थल के टाइप हैं। तो अब मरुस्थल का जो आधार है वो विभाजन है, वो मरुस्थल का था। राजस्थान में थार के मरुस्थल का वर्गीकरण, थार के मरुस्थल का वर्गीकरण तो ये किया जाए। इसका आधार पूछे अपने से कि मरुस्थल को किस आधार पर बांटा। कोई ना कोई चीज़ बांटने का आधार तो होता है। आधार है जलवायु, ठीक है। जलवायु, जलवायु बोले तो जो 25 सेंटीमीटर से कम बारिश है उसको अलग नाम दे दिया गया, ज़्यादा बारिश है उसे अलग नाम दे दिया गया। जिस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, ठीक है, उसे बोल दिया शुष्क प्रदेश। शुष्क, रेतीला, रेत तो है ही है, रेतीला प्रदेश। और जिस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 50 से कम उसको बोल दिया अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश, ठीक है। क्योंकि अपने को पता है जो 50 सेंटीमीटर से कम ही होती है, क्योंकि अरावली के इधर अरावली जो ने जल को विभाजन कर दिया है, ठीक है। तो अब इनको भी आगे डिवाइड कर दिया। शुष्क रेतीला प्रदेश है, इसकी बारिश की बात की जाए तो इसमें 0 से 20 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, और इसकी 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। अपने पूरे थार के मरुस्थल में जब मैक्सिमम बारिश 50 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल देखें तो वो 40 सेंटीमीटर तक की बारिश है, ठीक है। तो उच्चावच के आधार पे आगे और बांटते हैं। ये तो जलवायु के आधार पे, एक तो शुष्क और अर्धशुष्क। उच्चावच में क्या देखा था अपन ने? वनस्पति, पठार, पर्वत, मैदान, इन सब को बांट के इनको अलग अलग और बांट दिया। जैसे ये भी 2 तरीके का होता है, ठीक है। कौन सा? एक तो बालू का स्तूप। बालू का स्तूप से मतलब क्या होता है? रेत के टिब्बे। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, मतलब उसमें बालू का स्तूप होंगे, उसमें रेत के टिब्बे होंगे उस प्रदेश में, उसको अलग नाम दे दिया। और एक दे दिया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसमें नहीं होंगे, ये टिब्बे रहित होगा, ये टिब्बे रहित होगा, ठीक है। तो अपने पूरे जो शुष्क रेतीला प्रदेश है उसका 58.5% क्षेत्र तो बालू का स्तूप युक्त है, और जो 41.50% है वो क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। यहाँ नहीं है, मुक्त का मतलब रहित,
यहाँ दूसरा लिख देते हैं, मुक्त और युक्त सेम ही लग रहे हैं तो रहित, ठीक है। और इनके विभाजन का आधार क्या था? उच्चावच था। उच्चावच से तात्पर्य यही हो गया, उच्चावच मतलब ऊंची नीची भूमि, ऊंची नीची में मतलब टिब्बे हैं, तो टिब्बे को बालू का स्तूप बोल दिया। अब जो अर्ध शुष्क प्रदेश है इसका विभाजन करके देखते हैं, तो इसका विभाजन 4 भागों में किया गया है। ये रहा, ठीक है। भौगोलिक संरचना, भौगोलिक संरचना के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 भाग कौन कौन से हैं वो 4 भाग? पहला है घग्गर प्रदेश, दूसरा है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी क्यों बोलते हैं? राव शेखा के क्रमस्थली होने के वजह से। और नागौरी प्रदेश, और ये लास्ट गोंडावण प्रदेश, ठीक है। पहले पढ़ते हैं ये, बाद में पढ़ेंगे ये। अब बात की जाए, ठीक है, बालू का स्तूप। पहले शुष्क रेतीला प्रदेश, वह प्रदेश जिसमें 20 से 40 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है उसे शुष्क रेतीला प्रदेश कहेंगे। इसमें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। युक्त प्रदेश की बात की जाए तो इसमें क्या है? ऐसा प्रदेश जहाँ पे रेत के दौरे होंगे, रेत के टिब्बे होंगे, ठीक है, उनकी प्रधानता होगी, ठीक है। ये राजस्थान में जो शुष्क रेतीला प्रदेश में इसका परसेंटेज इसकी बजाय ज़्यादा है, ठीक है। इसके अंदर ज़िले कौन कौन से आते हैं? एक तो जैसलमेर, ठीक है, एक बाड़मेर, एक जोधपुर, एक बीकानेर और दक्षिणी गंगानगर। ये क्षेत्र आएगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, मतलब टिब्बे। और जहाँ टिब्बे होते हैं रेत के, वहाँ मादा हो सकता है क्या? नहीं। रेग हो सकता है क्या? नहीं। रेग में भी पत्थर होने जरूरी। तो यहाँ पे जो मरुस्थल का टाइप होगा, प्रकार होगा, वो इर्ग मरुस्थल होगा। और इसमें क्या क्या पाए जाएंगे? एक तो बालू का स्तूप पाया जाएगा और एक खड़ीन पाई जाएगी, ठीक है। खड़ीन क्या होगी आगे अपन देखेंगे, ठीक है। और जो यहाँ बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है उसके अंदर देखते हैं अपन कि जो ऐसा भूभाग जिसमें बालू के स्तूप नहीं पाए जाते, मतलब हमादा और इर्ग। यहाँ अपने को ये पता चल गया होगा, एक तो हमादा प्रकार का मरुस्थल होगा और एक इर्ग प्रकार का। इर्ग नहीं, रेग। इर्ग तो टिब्बे वाला आ गया, नहीं रेग होगा, सॉरी, ठीक है। और ये इसके अंदर जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है उसके अंदर क्या क्या पाया गया है, ठीक है। तो बात की जाए तो इसमें हमादा, रेग, एक मगरा अपने उदयपुर में भी पढ़ा था। जो उदयपुर के पश्चिम में तरफ अवशिष्ट पहाड़ियाँ थी तो उन्हें मगरा बोलते हैं। तो यहाँ भी इस चट्टानों में भी कुछ अवशिष्ट पहाड़ियाँ होंगी, उन्हें मगरा बोल देते हैं। कुछ लाठी सीरीज होगी, लाठी सीरीज क्या है वो अभी देखेंगे। चांदन नलकूप, आकड़ गाँव, जीवाश्म पार्क, कुलधरा गांव तो रातों रात खाली हुआ था, वही गांव है, ठीक है। और इसका क्षेत्र कहाँ है? एक तो जैसलमेर में है, आकल गांव, कुलधरा गांव, ये तो अपने को पता ही है जैसलमेर में, और दूसरा बाड़मेर में, और तीसरा जोधपुर में। ये यहाँ फैला हुआ है, ठीक है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब देखते हैं, अब मगरा अपन ने पढ़ लिया था कि पोकरण और बालोतरा के बीच में, पोकरण अपन ने ट्रायंगल पढ़ा था ना, तो यहाँ था पोकरण और यहाँ था बालोतरा, वहाँ था फलोदी। तो पोकरण से बालोतरा के मध्य जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, अवशिष्ट पहाड़ियों को ही अपन क्या बोल देते हैं? मगरा। तो मगरा याद रखना है, ठीक है, मगरा याद रह गई, ठीक है। अब पढ़ते हैं लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज की बात की जाए, लाठी सीरीज के लिए सबसे पहले क्षेत्र याद रखना है। ये है पोकरण जैसलमेर में, पोकरण से मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़ भी कहाँ है? जैसलमेर में। पोकरण से मोहनगढ़ तक एक धरातलीय भाग है, एक क्षेत्र है जो 64 किलोमीटर लंबी है, 64 किलोमीटर लंबी शेवण के घास का मैदान। क्या है? शेवण के घास का मैदान। यानी यहाँ पे इसके ऊपर पाई क्या जाती है? शेवण घास पाई जाती है। शेवण घास क्या होती है वो भी देखेंगे। तो शेवण घास का मैदान 64 किलोमीटर लंबी, और इसके नीचे भूगर्भीय जल पट्टी भी पाई जाती है। भूगर्भीय जल पट्टी मतलब जो ये धरातल है, धरातल के ऊपर शेवण घास, इस 64 किलोमीटर
क्षेत्र के अंदर, और इसके नीचे ज़मीन के अंदर एक जल की पट्टी भी पाई जाती है, पानी। उसी पानी की वजह से तो ये घास जीवित है, वरना जैसलमेर में तो बुरा हाल है। तो इस लाठी सीरीज के क्या है, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक 64 किलोमीटर लंबी एक भूगर्भीय जल पट्टी, जिसमें घास का मैदान, घास कौन सी है, सेवण घास, सेवण घास का मैदान है। और सेवण घास को अपन शीतोष्ण घास के मैदान भी बोलते हैं, सेवण घास के मैदान है। और इस लाठी सीरीज में एक खनिज पाया जाता है जो सिर्फ यहीं पाया जाता है, वो है रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट के भंडार कहाँ है, इसी लाठी सीरीज के अंदर आता है बिरमानिया। बिरमानिया के अंदर रॉक फॉस्फेट के खनिज पाया जाता है। लाठी सीरीज अब समझ में आ गया, लाठी सीरीज एक घास का मैदान बोल दो, चाहे भूगर्भीय जल पट्टी बोल दो, या 64 किलोमीटर लंबी पट्टी जो पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में, यही तो है। और लाठी सीरीज के नाम, अन्य नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। एक तो है नखलिस्तान, नखलिस्तान, दूसरा है ओएसिस, और तीसरा है मरु उद्यान। क्योंकि अब सेवण घास को देखो, सेवण घास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मतलब मिनरल वाली, ताकत वाली घास मानी जाती है। जो भी इस घास को पशु खाते हैं ना, उन पशुओं की ठाट रहते हैं, ठीक है। तो सबसे टेस्टी भोजन माना जाता है पशुओं का सेवण घास। तो सेवण के बारे में देख लो। तो सेवण घास की बात की जाए तो सेवण घास को यहाँ स्थानीय भाषा में लिलोण कहते हैं, लिलोण बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है लिसिथुरुस सिडिकुस है। याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सेवण घास अपने राजस्थान में पाई जाती है, और राजस्थान में पाई जाती है तो इसका नाम है। ये इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, प्रोटीन युक्त घास। और इसी घास को चरने के लिए यहाँ गोडावण आते हैं, इसी घास को चरने के लिए राजस्थान का राज्य है पशु गोडावण आते हैं। अब यहाँ पशु भी है, मतलब जीव भी है, वनस्पति भी है, जल भी है, सब कुछ है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र को पूरा का पूरा बैलेंस करते हैं। तो इसी कारण पश्चिमी राजस्थान में पारिस्थितिकी संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण यही है। क्या है, लाठी सीरीज। तो इसका नाम क्या लिखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है। क्यों यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र में ये देखते हैं अपन, एक से दूसरा जीव एक पे डिपेंड है। तो क्योंकि जो सेवण घास है वो पानी पे डिपेंड है, पानी मिलेगा तभी सेवण घास होगी, सेवण घास मिलेगा तभी गोडावण आएंगे। तो ये एक पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, किसमें, पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि यहाँ तो यही है। और इसी लाठी सीरीज के अंदर जैसलमेर के अंदर एक चांदन नलकूप बना हुआ है। इसी जैसलमेर लाठी सीरीज के अंदर जो भूगर्भीय जल पट्टी है, ये धरातल हो गया, ठीक है। इस धरातल से एक नलकूप के माध्यम से जो ये नीचे वाला पानी है इसे बाहर निकाला गया, और उस नलकूप का नाम है चांदन नलकूप। और ये चांदन नलकूप कहाँ पे है, जैसलमेर में। और कहाँ पे लगा हुआ है, इस भूगर्भीय लाठी सीरीज के अंदर लगा हुआ है। और नलकूप से जो यहाँ के आसपास के क्षेत्र है उसमें जलापूर्ति की जाती है। इसी कारण इस थार के अंदर ये पानी का बहुत अच्छा स्रोत है, इसीलिए इसे थार का घड़ा कहते हैं। थार का घड़ा, राजस्थान में थार का घड़ा क्या कहलाता है, चांदन नलकूप, ठीक है। अब मेन बात की जाए, एक जो गांव यहाँ से आया था अंकल गांव। अंकल गांव क्या है, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेशों में जैसलमेर से राष्ट्रीय मरुद्यान में अंकल गांव में स्थित जीवाश्म पार्क, जहाँ पे जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पतियों के अवशेष मिले। यानी जो अंकल गांव जीवाश्म पार्क है ये जैसलमेर में है। अंकल गांव जीवाश्म पार्क ये कहाँ है, जैसलमेर में। इसके अंदर क्या है, जो जुरेसिक कालीन वनस्पतियाँ थी जो नीचे दब गई थी थार के मरुस्थल में, उन वनस्पतियाँ निकली है, और उन्हीं वनस्पतियों को इस पार्क के अंदर सजाया गया है, अवशेष मिले हैं या यहीं से मिले हैं, तो उनको अपन अंकल गांव जीवाश्म पार्क की संज्ञा दी गई है। एक आता है कुलदरा गांव। कुलदरा के बारे में कुछ अलग अलग मान्यता है। कुछ तो कहते हैं किसी डायन या राक्षसिका की वजह से ये पूरा गांव रातों रात खाली हुआ था। कुछ कहते हैं यहाँ पे मतलब सूखा पड़ गया था बहुत भयंकर, इस वजह से ये गाँव बोला गया। आज भी अपन जब जैसलमेर में जाते हैं तो वहाँ कुलदरा गांव है, जहाँ पे लोगों के घरों के अवशेष मिले हुए हैं, जहाँ रातों रात पूरा गाँव खाली हुआ है। वहाँ कहते हैं कि 84 गाँव एक साथ खाली हो गए थे। तो ये सब इसके कुलदरा गाँव में,
और ये भी मिले हैं। और अपन ने पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं कि जुरेसिक कालीन वनस्पति। जब जुरेसिक कालीन में यही कहते हैं कि अपने सर्वाधिक जो तृतीयक महाकल्प है, नहीं तृतीयक नहीं द्वितीयक, जो द्वितीयक महाकल्प है, द्वितीयक महाकल्प को 3 भागों में बांटा गया। द्वितीयक महाकल्प को 3 भागों में, कौन कौन से 3 भागों में बांट दिया गया कि ट्रियासिक काल, जुरेसिक काल, क्रिटेशियस काल। तो जो द्वितीयक महाकल्प को 3 भागों में बांटा गया, ट्रियासिक काल, जुरेसिक काल। अपन कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं जुरेसिक काल की वनस्पतियां। तो जुरेसिक काल में पृथ्वी पर घने जंगलों का विकास हुआ था और उसी समय कंगारू और डायनासोर का भी विकास धरती के ऊपर हुआ था। तो इसी समय की जो कुछ इस थार के मरुस्थल में जुरेसिक कालीन वनस्पतियां भी मिलती है। और कुलधरा में कहते हैं कि एक तो व्हेल मछली और दूसरा डायनासोर, इन दोनों के अवशेष कुलधरा गांव से मिले हैं। ठीक है, ये सब अपने को यहाँ से मिले। अब अपने शुष्क रेतीला प्रदेश पढ़ लिया, अब बचा है अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। ठीक है, ये देखते हैं अभी। अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश में देखें तो अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश वो है जिसकी बारिश 40 सेंटीमीटर तक होती है, 20 से 40। अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश, इसमें बात की जाए तो ये इसमें अपन 4 प्रदेश देखते हैं। घग्गर प्रदेश पहला है जिसे पढ़ते हैं। घग्गर प्रदेश में क्या लिखा गया है, क्या है घग्गर प्रदेश? वही जहाँ घग्गर नदी बहती है। ठीक है, तो घग्गर नदी गंगानगर व हनुमानगढ़ में जो घग्गर नदी के द्वारा बनाया गया मैदानी क्षेत्र है वो घग्गर प्रदेश कहलाता है। तो घग्गर नदी द्वारा हनुमानगढ़ व गंगानगर में बनाया गया मैदानी प्रदेश घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान में टिब्बी गांव हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ गांव जो हनुमानगढ़ शहर है वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। घग्गर नदी के किनारे 2 सभ्यता में मिली है, कालीबंगा सभ्यता, ये भी इधर घग्गर नदी के किनारे मिली है। और एक और है दूसरी सभ्यता है, उसका नाम तो अभी याद नहीं आ रहा, पर घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, दूसरी बात की जाए जो घग्गर नदी वाला जो ये प्रदेश है, इस घग्गर नदी को हनुमानगढ़ की जो लोकल भाषा है उसे नाली कहा जाता है। और जो घग्गर नदी वाला ये हनुमानगढ़ और गंगानगर का क्षेत्र था, इसका प्राचीन नाम योध्य प्रदेश था। वो दूसरी सभ्यता अपन जब सभ्यताएं पढ़ेंगे उसमें भी देख लेंगे, और जब नदी भी पढ़ेंगे तब भी देख लेंगे, तब मैं याद करके देख के बता दूंगा कि कौन सी सभ्यता थी। ठीक है, और घग्गर नदी के द्वारा जो मैदानी क्षेत्र बनाया गया है, घग्गर नदी का जो मैदानी क्षेत्र है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ का, उसे पाट बोला जाता है। उस क्षेत्र को पाट बोला जाता है और घग्गर नदी को हनुमानगढ़ की लोकल भाषा में नाली बोला जाता है। ठीक है, और इस नाली बोलने की एक वजह और है, क्योंकि हनुमानगढ़ में जो नाली नस्ल की भेड़ें हैं ना वो पाई जाती है। भेड़ है ना, भेड़, वो नाली नस्ल की पाई जाती है। और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक खाद्यान्न के उत्पादन करें तो ये हनुमानगढ़ और गंगानगर ही बोलते हैं। गंगानगर को अन्न का कटोरा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गंगानगर में जो अन्न अपन सबसे ज़्यादा खाते हैं, गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है राजस्थान में। और जो चावल है, चावल का बासमती चावल का उत्पादन हनुमानगढ़ में सर्वाधिक होती है। और जो अमेरिकन कपास है उसका भी सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ में ही होता है। ठीक है, घग्गर प्रदेश में जो घग्गर प्रदेश है भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं तो इसमें सिंचाई का साधन क्या है, तो अपन जानते हैं सिंचाई या नहरी क्षेत्र के नाम प्रसिद्ध गंगानगर और हनुमानगढ़। इनमें नहरों का विकास सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों से यहीं होती है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो कौन कौन सी नहर है, एग्जाम नाम देख रहे थे। गंग नहर गंगानगर के अंदर सिंचाई करती है। दूसरी आती इंदिरा गांधी नहर तो आगे तक है, कहाँ तक, अपने हनुमानगढ़ में एंटर करती है, बाद में गंगानगर के बाद में बीकानेर के बाद में बाड़मेर तक सिंचाई करवा रही है। और एक है सिद्धमुखनौर परियोजना, ये हनुमानगढ़ में सिंचाई करवा रही है अपनी। ठीक है, और राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है वो यही है। ठीक है, अब घग्गर दोआब प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। जो सतलज नदी है और जो घग्गर नदी है, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है उसे घग्गर दोआब प्रदेश के नाम से जानते हैं। घग्गर दोआब मतलब 2 नदियों के बीच में जो आ जाता है उसे दोआब कहते हैं, घग्गर दोआब प्रदेश।
अब अधिक सिंचाई होने की वजह से अपन जानते हैं हनुमानगढ़ में एक बहुत भयंकर समस्या है, वो है सेम की समस्या। तो बात करते हैं सेम की समस्या। इसी घग्गर प्रदेश में एक सेम की समस्या आती है। उस सेम की समस्या से क्या तात्पर्य है कि जल उत्प्लावन, कि जब अपन अपनी ज़मीन पे बहुत ज़्यादा इरिगेशन कर देते हैं, सिंचाई कर देते हैं, तो उसमें भूपटल पे जल की मात्रा अधिक हो जाती है। और वो जल अपना तो नॉर्मल क्या होता है, मरुस्थल के अंदर जल होता है तो वो नीचे ज़मीन के अंदर चला जाता है। लेकिन जब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा जल के उपयोग प्रयोग होने से अपने जो जल है वो नीचे नहीं जाता और वो ऊपर आने की समस्या हो जाती है। ठीक है, मेन मतलब यही है कि जो जल है वो जो ज़मीन के अंदर जो पानी है वो ऊपर आना लग जाता है। ऊपर पानी आ जाएगा तो कैसे काम चलेगा, उसी अपन सेम बोल देते हैं। ठीक है, और सेम की समस्या सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ में है और इसका समाधान है वो है वृक्षारोपण। और इसमें अपने इंडो डच योजना है। इंडो डच योजना के तहत जो पोलैंड और नीदरलैंड की मदद से राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में सेम की समस्या के निपटारे हेतु योजना चलाई जा रही है। इसके तहत अपने क्या हो रहा है कि जो सफ़ेदे के वृक्ष थे वो पहले लगाए भी गए थे। सफ़ेदे के वृक्ष की जड़ें सबसे ज़्यादा लंबी होती है और लंबा वृक्ष होता है। इसकी वजह से ये जो नीचे तक ज़मीन का है वो कांटेक्ट बना देता है और पानी इससे ये पानी भी सबसे ज़्यादा खींचता है। तो इस वजह से क्या हो गया, ये कुछ न कुछ सेम की समस्या को कम करते हैं। और दूसरा, सेम की समस्या को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम के प्रयोग से भी सेम की समस्या कम हो सकती है। तो सेम क्या होता है, जो धरातल के नीचे का पानी है या जो नहरों से जो पानी रिसा के रिस के और धरातल के ऊपर आ जाए या दलदली बना दे धरातल को, उसे सेम बोलते हैं। ठीक है, अब बात की जाए शेखावाटी प्रदेश। 2 नंबर पे आता है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश, ठीक है। शेखावाटी प्रदेश की बात की जाए तो चूरू, झुंझुनू, सीकर ये शेखावाटी क्षेत्र है। और शेखावाटी क्षेत्र में क्या है, प्राचीन काल में शेखा सामंतों द्वारा यहाँ राज किया गया। इसी वजह से इसे शेखावाटी कह गए। और ठीक है, इसमें जो पुरानी जालोट मृदा है उसका जमाव है। ठीक है, और इस शेखावाटी प्रदेश की जो मुख्य नदी है वो कांतली नदी है, जो सीकर से निकलती है और झुंझुनू में बहती है। और जो बेणेश्वर सभ्यता है वो इसी कांतली नदी के किनारे मिली है। ठीक है, और तोरावटी है। कांतली नदी एक तोरावटी है। जो कांतली नदी का क्षेत्र था उसके आसपास तंवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार था। उस तंवर राजपूतों के क्षेत्राधिकार के कारण उसे तोरावाटी बोल दिया गया। और ये कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। किसके कारण, तंवर जाति के कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र। कारण क्या था, तंवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार, इस वजह से इन्हें तोरावाटी बोल दिया गया। ठीक है, और ये अब शेखावाटी क्षेत्र में एक और है। ठीक है, जो कांतली नदी है, कांतली नदी सीकर से झुंझुनू में बहती है। इसके चारों तरफ कुएं बनाए गए हैं। तो कच्चे कुएं हैं, उनका नाम है जोड़। ठीक है, और जो पक्के कुएं बना दिए, यानी ईंटों से चिण के कुएं बना दिए, पक्के कुएं, उन्हें बोल दिया नाड़ा। तो शेखावाटी क्षेत्र में निर्मित कांतली नदी के आसपास पक्के कुएं नाड़ा कहलाते हैं और कच्चे कुएं जोड़ कहलाते हैं। और इसी क्षेत्र में जो छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं, जो पानी को एकत्रित करके फसलों को देने के लिए छोटे तालाब बनाए गए हैं, उसे बोल देते हैं सर। ये टर्मिनोलॉजी शेखावाटी प्रदेश की है। ठीक है, और जोड़ विकास कार्यक्रम चलाए थे डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने, और उन्हें अपन जोड़ वाले बाबा, और एक थे कर्नल टॉड, उन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और शेखावाटी क्षेत्र में एक फेरी क्वीन नाम से ट्रेनें चलती है। उस फेरी क्वीन का काम क्या है, यहाँ पे जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए फेरी क्वीन नाम से एक ट्रेन चल रही है। उस ट्रेन के, क्योंकि जो शेखावाटी प्रदेश है वो हवेलियों के प्रसिद्ध है, तो यहाँ हवेलियों को देखने के लिए पर्यटक आते हैं और पर्यटकों को लुभाने के लिए फेरी क्वीन नामक ट्रेन चल रही है। अब पढ़ते हैं तीसरे नंबर का, नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र। यही है तीसरे नंबर का, क्योंकि अर्ध शुष्क में यही थे 4। तो नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र में बात की जाए तो ये नागौर में 300 से 500 मीटर ऊंची, अरावली से पृथक उच्च भूमि क्षेत्र है। मतलब अरावली से जो अलग है ना, एक 300 से 500 मीटर का हाइट वाला एक क्षेत्र है। 300 से 500 मीटर, क्योंकि अपन नॉर्मली मानते हैं कि मैदानी भाग तो 300 मीटर तक ही है, लेकिन ये अरावली से अलग है। अरावली में होता तो अपन अरावली पर्वतीय प्रदेश में पढ़ लेते थे, ये अरावली से पृथक है। तो यहाँ कुछ
ये नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र में कुचामन, डीडवाना और डेगाना, ठीक है। और यहाँ का जो दलदली क्षेत्र है नागौरी उच्च भूमि में उसे रण बोलते हैं। दलदली क्षेत्र कहीं का भी हो, चाहे गुजरात का हो उसे कच्छ का रण बोल देते हैं। और यहाँ जो नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र के अंदर कुचामन का रण, डीडवाना का रण और डेगाना का रण जो दलदली क्षेत्र है उन्हें बोल दिया जाता है, ठीक है। और नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र का भी वर्गीकरण किया गया, इसे भी आगे बांट दिया गया है। कैसे, किस किस में? पहला है मकराना श्रेणी। मकराना श्रेणी, मकराना श्रेणी में क्या होता है? सफ़ेद संगमरमर निकलता है, क्योंकि अपन जानते हैं सबसे ज़्यादा संगमरमर यहीं से निकलता है। तो सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? मकराना। मांगलोद 2 नंबर पे आती है मांगलोद। मांगलोद श्रेणी है वो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम भी सर्वाधिक नागौर से निकलता है, जिप्सम, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जायल श्रेणी। जायल श्रेणी में फ्लोराइड युक्त जल आता है, इस वजह से जायल पर्यावरण कहते हैं। यहाँ कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी बोलते हैं, एक बेल्ट है जो जायल नागौर से अजमेर के मध्य स्थित फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है, वहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो जायल श्रेणी में क्या होते हैं? वो कुब्बड़ पट्टी वाला क्षेत्र जहाँ फ्लोराइड युक्त जल आता है। ये नागौरी उच्च भूमि के अंदर 3 छोटे छोटे प्रदेश और बांट दिए गए। मकराना श्रेणी में सफ़ेद संगमरमर, मंगलोद श्रेणी में जिप्सम और जायल श्रेणी में जो फ्लोराइड युक्त जल की प्रधानता है, ठीक है। और 4 नंबर पे आते हैं गोंडवाना लैंड या गोंडवाना प्रदेश। गोंडवाना प्रदेश में बात की जाए, या इसी का दूसरा नाम है लूणी बेसिन, क्योंकि थार के मरुस्थल की मुख्य नदी कौन सी है? लूणी नदी है। तो लूणी का बेसिन या गोंडवाना प्रदेश है वो जोधपुर का कुछ क्षेत्र है, बाड़मेर का कुछ क्षेत्र है और पाली और जालौर, पाली, जालौर और जोधपुर, बाड़मेर यहीं से बहती है, ठीक है। और इसे गोंडवाना प्रदेश क्यों बोला है? क्योंकि प्राचीन काल में जो गौड़ ब्राह्मण थे, गौड़ ब्राह्मण नहीं सॉरी गौड़ राजपूत थे, जो गौड़ राजपूत थे उन राजपूतों का क्षेत्राधिकार था, गौड़ राजपूतों का क्षेत्राधिकार था। और इस गोंडवाना प्रदेश की जो भाषा है या बोली है वो गोंडवाड़ी बोली है, गोंडवाड़ी बोलिए, ठीक है। और इनके अंदर एक वैसे गोंडवाना प्रदेश में एक पहाड़ी पाई जाती है जिसे नाम है 56 की पहाड़ियाँ। क्या नाम है? 56 की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ियाँ क्या है? 56 की पहाड़ियाँ बालोतरा, बालोतरा कहाँ है? बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर से शिवाना, शिवाना तो जानते हैं इतिहास का एक इम्पोर्टेंट शब्द है। शिवाना दुर्ग जोधपुर वालों की आश्रय स्थल था, जब भी आते थे शिवाना में ही आते थे, कोई कष्ट होता था, ठीक है, जोधपुर में। तो बालोतरा से शिवाना के बीच में 56 गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं, 56 गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं, उनको क्या बोलते हैं? 56 की पहाड़ियाँ। 56 का मैदान तो वो है हाड़ौती के उसमें पूर्वी मैदानी क्षेत्र में माही बेसिन के माही नदी के ऊपर वाला है वो है। और ये 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में, बालोतरा बाड़मेर से शिवाना बाड़मेर के मध्य है, ठीक है। ये 56 की पहाड़ियाँ ऐसे करके 56 गुंबदाकार पहाड़ियाँ बनी हुई है, उसे 56 की पहाड़ियाँ बोलते हैं। और इसके अंदर जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसे बोलते हैं नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी ओर है, पहले तो 56 की पहाड़ियाँ हो गई, दूसरी पहाड़ी है यहाँ जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये है जालौर में, और जालौर को तो अपन जानते हैं ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। तो इस पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो जसवंतपुरा की पहाड़ियों पे ही है। और जसवंतपुरा की पहाड़ी कौन सी? डेरा पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डेरा पर्वत। और जो 56 की पहाड़ियाँ ऊंची है उसका नाम है नाकोड़ा पर्वत, और जसवंतपुरा की पहाड़ी डेरा पर्वत, और यही सबसे ऊंची चोटी है। इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 869 मीटर ऊंची चोटी है, 869 मीटर। और जालौर को अपन ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। ये थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अपन अगली क्लास में शुरू करेंगे कोई दूसरा टॉपिक, हो सकता है अपवाद तंत्र शुरू कर लें। जब तक के लिए धन्यवाद।